गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी तक पार्ट्यूरेशन में हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं, चाइल्ड बर्थ जो होता है, ठीक है, वहाँ तक पढ़ लिया था। एक बार चाइल्ड बर्थ हो जाने के बाद में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो पर ये हम ये नहीं कहेंगे कि चाइल्ड बर्थ के जस्ट बाद में ये इनका फंक्शनिंग होती है, इनका स्ट्रक्चर। हम पूरा जो गेस्ट्रेशन पीरियड है या गर्भकाल है उस ड्यूरेशन में मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट इन द सेंस कि जो उसके अंदर एल्वियोलाई होते हैं, मेमोरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन के लिए जो ग्लैंड होती हैं उनमें जो टिश्यूज़ हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हम जो कह रहे हैं, फैट टिश्यूज़ होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। तो ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल के दौरान मेमोजेनेसिस की क्रिया होती है। मेमोजेनेसिस मतलब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। तो इस दौरान क्या होगा कि जो भी सिक्रीशन के लिए या मिल्क सिक्रीशन के लिए ये मेमोरी ग्लैंड्स तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है ये पार्ट्यूरेशन के बाद होगी और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का जो सिक्रीशन होता है वो क्या कहलाता है, लैक्टेशन। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन लैक्टेशन या हम कहेंगे दुग्ध स्त्रवण, ठीक है। तो अब जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये मेमोजेनेसिस जैसा हमने बताया, तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू ग्रंथिल ऊतक, और एक होते हैं फैटी टिश्यूज़, ठीक है। और इन दोनों की वृद्धि होती है ड्यूरिंग गेस्टेशन। तो इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं ग्रंथिल ऊतक, वो क्या करेंगे, ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 15 to 20 मेमोरी लोब्स बनाते हैं, पालियाँ, ठीक है। ऐसी मेमोरी पालियाँ, मेमोरी लोब्स, इसमें नहीं बताया हुआ ना, मेमोरी लोब्स ये रहे, ठीक है। ये मेमोरी लोब्स ये 1 2 3 4 5 इस तरह से पालियाँ जो रहेंगी वो मेमोरी लोब्स 15 से 20 मेमोरी लोब्स बनते हैं। हर मेमोरी लोब में एक एल्वियोलाई का गुच्छा होता है, ठीक है। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई। जैसे हमने बताया था ना, लंग्स में एयर सैक होती हैं, वायु कोश जो वायु को स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही मेमोरी ग्लैंड में एल्वियोलाइज होती हैं जो मिल्क को इकट्ठा करके रखेंगी। तो ईच लोब 15 से 20 जो मेमोरी लोब्स होते हैं, हर लोब में एक ग्रुप होता है एल्वियोलाई का, और जो एल्वियोलाई होते हैं मतलब जितने भी एल्वियोलाई हैं वो खुलेंगे किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल में, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल इसी के आगे कंटिन्यूएशन में रहती है। तो एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, और ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल होती है ये छोटी छोटी मेमोरी डक्ट में ओपन होती है, ये रही, ठीक है। ये देखो ये छोटी छोटी मेमोरी डक्ट, तो एल्वियोलाई से निकली मेमोरी ट्यूब्यूल्स और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स मेमोरी डक्ट में चली जाती हैं, मेमोरी डक्ट, ठीक है। यहाँ से ये मेमोरी डक्ट जो होते हैं, अब ये मेमोरी डक्ट तो सारे ही एल्वियोलाई से ट्यूब्यूल निकली और उन ट्यूब्यूल से डक्ट निकली, तो ये सारी जो डक्ट होती हैं ये कंबाइन होती हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन, किससे जॉइन होती है, ये मेमोरी एम्प्यूला, ठीक है। ये जो एम्प्यूला होता है ये इस निप्पल के आगे की तरफ होता है, ये देखो, ठीक है। तो एक स्पेस जिसमें सारी की सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं, तो सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला, ठीक है। और ये जो मेमोरी एम्प्यूला रहता है ये किससे जुड़ा हुआ रहेगा, लैक्टिफेरस डक्ट से। और ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट
निप्पल पर आगे की ओर खुलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रोसेस हुई, ये सारे मेमोरी लोब्स ये किससे बने? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई मेमोरी डक्ट, ट्यूब्यूल, और ट्यूब्यूल से डक्ट, डक्ट से क्या हुआ? एम्प्यूला, और एम्प्यूला किससे जुड़ेगा? लैक्टरीफेरस डक्ट से, और ये लैक्टरीफेरस डक्ट कहाँ? निप्पल में बाहर की तरफ खुलेगी और यहाँ से मिल्क रिलीज होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम तुम लोगों को बुक में भी है। तो ये जो एम्प्यूला, इस्थिमस, ये सब, ये थोड़ा सा इनके बारे में स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर ये बड़े क्वेश्चन में आता है कि भाई आपको फुल मार्क्स में कि अगर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेमोरी, वो हम हार्मोन कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन, तो आपको इसमें मेमोरी ग्लैंड के बारे में भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझा सकते हैं। अब क्या होता है जब ये हम प्रोसेस होती है, तो जो लैक्टेशन की जो प्रोसेस होती है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, ये किसको कंट्रोल करेगा? एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को। जो एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट है वो क्या करेगा? प्रोलैक्टिन, एडिनोहाइपोफाइसिस प्रोलैक्टिन सिक्रीट करेगा, और न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑक्सीटोसिन, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब ये दोनों जो रहेंगे ये किस पर? लैक्टेशन थ्रू मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड में से दुग्ध स्त्रवण कराने के लिए या मिल्क सिक्रीशन कराने के लिए हाइपोथैलेमिक, क्योंकि हमको क्या पता है कोई भी कंट्रोल होगा वो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से होता है। तो हाइपोथैलेमिक जो न्यूक्लिया है वो क्या करेंगे? एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, एडिनोहाइपोफाइसिस से प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा और न्यूरोहाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं हार्मोन्स कौन से हैं। अब प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एक साथ काम करेंगे मेमोजेनेसिस या मेमोरी ग्लैंड पर, और वहाँ से मिल्क सिक्रीशन का काम होगा, और ये जो मिल्क सिक्रीशन है ये कहलाता है लैक्टेशन। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब जब आप इसको हम ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ही मिल्क सिक्रीशन का काम करेंगे, ऐसे बहुत से और हार्मोन होते हैं। ध्यान रखना, जो मैंने पहले चार्ट भेजा हुआ है उस चार्ट में कई जगह हमने कई हार्मोन्स के साथ लिखा है, मेमोजेनेसिस, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो उसी तरीके से कई और हार्मोन्स भी होते हैं, वो हमें इस डायग्राम से पता चलेंगे। ठीक है, अब हमने क्या बताया? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या? रिलीजिंग फैक्टर, मोचक कारक, मोचक कारक हो गए। इन्होंने ये रिलीजिंग फैक्टर रिलीज किया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोहाइपोफाइसिस, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन हुए? इसलिए देखो ये डायग्राम समझने के लिए है, इनको आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ समझने की प्रोसेस को हमें शॉर्ट कर देते हैं, जिससे अब जब आपके दिमाग में डायग्राम रहेगा, क्योंकि आपको डिटेल में एग्जाम में डिटेल में लिखना होता है, शॉर्टकट नहीं चलते हैं। ठीक है, तो एडिनोहाइपोफाइसिस से TSH, LTH, STH ये सारे हार्मोन्स मैं बता चुकी हूँ। ये TSH से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट हुआ, ये हो गई मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड्स, तो ये जो मेमोरी ग्लैंड है इन पर वर्क करेगा। LTH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी मेमोरी ग्लैंड पे वर्क करेगा, सिक्रीशन में हेल्प। STH सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये भी मेमोरी ग्लैंड पर फंक्शन करेगा। इसके अलावा इंसुलिन, पैराथॉर्मोन और एड्रिनल स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये तीनों भी मेमोरी ग्लैंड को सिक्रीशन के लिए, लैक्टेशन के लिए इंड्यूस करते हैं, उद्दीपित करते हैं।
ठीक है, ये हेल्पिंग हार्मोन्स कहलाते हैं जो इसको इस काम के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस ये हो गई हाइपोथैलेमस। अब देखो, जब प्रेगनेंसी टाइम हुआ, नॉर्मल कंडीशन में तो ये प्रोसेस चल रही कि ये हार्मोन मेमोरी ग्लैंड को डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर जब गैस्ट्रेशन टाइम होता है, गर्भकाल या प्रेगनेंसी टाइम होता है, उस समय ओवरी और प्लेसेंटा ये काम करते हैं मेमोरी ग्लैंड पर, इनके हार्मोन्स। तो ओवरी और प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन, ये मेमोरी ग्लैंड पे काम करेंगे। और न्यूरोहाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन, वो मेमोरी ग्लैंड पर वर्क करेगा। ठीक है, और इसी समय अब हमने क्या कहा कि मेमोरी ग्लैंड तो बन जाती हैं, ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो गया। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम बेबी मिल्क सक करता है, तो हमने क्या कहा था, जब वो सक करेगा तो उसके रिफ्लेक्स एक्शन से, प्रतिवर्ती क्रिया से मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो ये देखो, स्टिमुलेशन, ये हाइपोथैलेमस में एक रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे ही बेबी ने सक किया, हाइपोथैलेमस से रिफ्लेक्स नर्वस पाथवे एक हुआ, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया हुई। उस प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन के कारण मेमोरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है। डेवलपमेंट तो इन सब के कारण हो गया, बट स्टिमुलेट होंगी बेबी के सक करने पर। अब स्टिमुलेशन हुआ और मिल्क सिक्रीशन हो जाता है। ठीक है, तो जब तक मिल्क सिक्रीशन होता, जब तक वो बेबी मिल्क लेता है, मिल्क फीड करता है, तब तक जो हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो तब तक नहीं चलता, क्योंकि जो FSH हार्मोन है वो तब तक बंद रहता है। तो जहाँ तक मिल्क से फीड करेगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, या हम ओव्यूलेशन की प्रोसेस काफ़ी हद तक रुकी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेमोजेनेसिस, अब हमने इस वे से हम क्या समझ सकते हैं, LTH और TSH ये क्या करेंगे, ये देखो LTH और TSH ये मेमोरी ग्लैंड्स की जो एल्वियोलाई होती हैं उनकी संख्या को बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ एल्वियोलाई बढ़ेगा तो क्या होगा, मिल्क को स्टोर करने के लिए जो सेल्स हैं या सैक हैं, एयर्स, वो एल्वियोलाई सैक हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा एल्वियोलाई उतना ज़्यादा मिल्क स्टोर होगा। ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स, अब हमने कहा एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड के जो कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टेक्स से जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो भी इसी टाइप से एल्वियोलाई को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर जब ये तो हमने ये जो प्रोसेस ओवरी और प्लेसेंटा के थ्रू और मिल्क सिक्रीशन की प्रोसेस हमने पढ़ी, ये तो थी कब, जब चाइल्ड का डेवलपमेंट चल रहा है। बट जब प्यूबेरिटी के बाद में जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है वो किसके कंट्रोल में रहेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूरिंग हाइपो। इसमें हमने इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हो, इसलिए इस डायग्राम को अच्छे से याद रखना। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के जो LTH, TSH मिल्क सिंथेसिस करते हैं, और स्टेरॉइड्स, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्टेरॉइड्स, पैराथॉर्मोन, इंसुलिन, ये जो हैं ये भी क्या करेंगे, ये मिल्क सिक्रीशन या लैक्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो बेबी के फीड करते ही ये एक हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो अभिवाही तंत्रिका तंत्र वो एक्टिवेट हो जाता है, और हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर निकलते हैं, मोचक कारक, और वो LTH और ऑक्सीटोसिन से मिल्क का स्त्रवण कराना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरली जो एक हम कहते हैं फर्स्ट मिल्क जो होता है बेबी का, बेबी जो सक करता है मदर के मेमोरी ग्लैंड से, वो फर्स्ट मिल्क कोलोस्ट्रम कहलाता है। कहा जाता है कि ये फर्स्ट मिल्क बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो फर्स्ट मिल्क रहेगा, इसलिए जो फर्स्ट 6 मंथ तक
जो मदर का मिल्क होता है, जो बच्चे फीड करते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है क्योंकि उसको ये एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारा इसमें प्रोलैक्टिन का पढ़ लिया, मिल्क सिंथेसिस। अब हम ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये किसके कारण होगा? एंडोर्फिन हार्मोन्स के कारण। ये जो एंडोर्फिन हार्मोन है ये क्या होगा? हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। ठीक है, और इस एंडोर्फिन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से हो रहा है ये काम क्या करेगा? ये FSH, RH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, LHRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, इनको क्या करता है? रोकता है। एंडोर्फिन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा ये FSH और LH को रोकता है, इनहिबिटिंग फैक्टर इसके रहते हैं ये। तो इसलिए हम तब तक क्या होगा? जब तक FSH और LH नहीं होगा, जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो नहीं बनेंगे, ग्रेफियन फॉलिकल नहीं बनेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब तक मिल्क सिक्रीशन होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हैं ये क्या शो करती हैं कि लैक्टेशन के लिए, मिल्क सिक्रीशन के लिए, मिल्क फॉर्मेशन के लिए बहुत से हार्मोन्स जरूरी होते हैं। ठीक है, और ये तुम लोगों का इस यूनिट का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का है तो वो मैं तुम लोगों को नोट्स भेज दूंगी, उसमें से पढ़ के उसकी प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, और अब जब नेक्स्ट होगा तो हमारी नेक्स्ट यूनिट बायोस्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि उसमें भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इकोलॉजी का पार्ट इस पेपर में फर्स्ट 3 यूनिट जो है वो यही हैं और 4th 5th यूनिट इकोलॉजी है। तो वो मैं देखती हूँ कि इकोलॉजी या बायोस्टैटिस्टिक्स कौन सा स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।